हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे जो है बिटकॉइन। हमने अक्सर अपने आसपास लोगों को ये कहते सुना होगा कि बिटकॉइन स्कैम है, ये एक पिरामिड स्कीम है। कुछ लोग कहते हैं बिटकॉइन करेंसी है। कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है कि जब वो बिटकॉइन में पैसा डालते हैं तो वो पैसा एक्चुअली जाता कहाँ है, बिटकॉइन का यूज़ क्या है या उसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड क्यों बोला जाता है, बिटकॉइन हाफिंग क्या होता है, या जब सारे 21 मिलियन बिटकॉइंस माइन हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, क्या उसके बाद भी इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी या कम हो जाएगी। चलिए, ऐसे काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको हमारी इस वीडियो में आज ज़रूर मिलेंगे, तो हमसे आखिरी तक जुड़े रहिएगा। सतोशी नाकामोतो, ये वो नाम है जिन्होंने बिटकॉइन को बनाया, पर आज किसी को भी ये नहीं पता कि सतोशी नाकामोतो कोई एक इंसान है या फिर कोई एक ग्रुप है जिसने बिटकॉइन बनाया। कुछ सोर्सेस का मानना है कि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी इसलिए कभी रिवील नहीं करी क्योंकि इन्हें पता था कि गवर्नमेंट या सेंट्रलाइज्ड बॉडीज़ को इनका आइडिया पसंद नहीं आएगा एंड वो इन्हें ढूंढ कर जेल में डाल देंगी, क्योंकि इनका प्रोजेक्ट बिटकॉइन हमारी आज की दुनिया के करेंसी सिस्टम को चैलेंज करता है एंड इस करेंसी सिस्टम की बहुत सी खामियों को बताता भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि साल भर साल पैसों की वैल्यू गिरती क्यों जा रही है? 10 साल पहले जो चीज़ आप 10,000 रुपये में ले सकते थे वो आज नहीं ले सकते, एंड आज जो चीज़ आप 10,000 रुपये की ले सकते हो वो आप आज से 10 साल बाद नहीं ले पाओगे इतने पैसों में। पैसों की वैल्यू के गिरने में सबसे बड़ा एक रीज़न ये है कि इसका सर्कुलेशन में और आना एंड मनी का ज़्यादा प्रिंट होना। मनी को कंट्रोल करने वाली बॉडीज़ सेंट्रलाइज्ड होती हैं, जैसे आईएनआर या इंडियन रुपी को आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, यूएस डॉलर्स को फेडरल रिजर्व बैंक कंट्रोल करता है और पाउंड्स को बैंक ऑफ इंग्लैंड कंट्रोल करता है। अपनी जजमेंट के हिसाब से ये सेंट्रल बॉडीज़ कितना भी पैसा प्रिंट कर सकते हैं, इसलिए मनी की सप्लाई बढ़ने से उसकी बाइंग पावर कम हो जाती है। ऐसा हम इन दो ग्राफ से भी समझ सकते हैं। सतोशी नाकामोतो ने इसलिए एक बहुत ही इनोवेटिव तरीके से बिटकॉइन को डिसेंट्रलाइज्ड रखा, मतलब ये कि एक बार इसके बनने के बाद वो खुद भी इसे कंट्रोल ना करे, तो फिर इसे कंट्रोल करता कौन है? बिटकॉइन को इसके पीछे का कोड या लॉजिक गवर्न करता है। अब बात आती है बिटकॉइन सर्कुलेशन की। अब बिटकॉइन को तो डिसेंट्रलाइज्ड रखा गया था, तो फिर उसके सप्लाई को कैसे मेंटेन किया जाए इस दुनिया में? तो इसलिए सतोशी नाकामोतो ने सोचा क्यों ना माइनर्स ही बिटकॉइन की सप्लाई बढ़ाएं एंड इस दुनिया में नए बिटकॉइंस लाएं। तो अब समझते हैं ये माइनर्स कौन होते हैं। लेट से राहुल के पास 1,00,000 रुपीज़ हैं एंड उसको ये अमाउंट अपने फ्रेंड राज को देना है। अब अगर बात करें ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम की, तो राहुल अपने बैंक अकाउंट से राज के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेगा। इन पैसों को ट्रांसफ़र करने के लिए राहुल को बैंक प्रोसेस के थ्रू जाना होगा एंड बैंक तभी पैसे डिपॉजिट करेगा राज के अकाउंट में जब बैंक उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर देगा। यूपीआई या आईएमपीएस पेमेंट्स के केस में ये ट्रांजैक्शंस कुछ सेकंड्स में हो जाती है। आरटीजीएस, एनएफटी या चेक के केसेस में इनमें थोड़ा टाइम लग जाता है। ये तो हुई ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम की बात। अब इसे बिटकॉइन की दुनिया में समझते हैं। लेट से राहुल के पास एक बिटकॉइन है जो उसे राज को भेजना है। अब ये तो डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, तो इसे कौन वेरीफाई करेगा? तो सतोशी नाकामोतो ने कहा कि हम जैसे लोग ही कंप्यूटर्स की मदद से इस ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करेंगे एंड ये ट्रांजैक्शन जब होगी तो उसे ब्लॉकचेन पर स्टोर कर देंगे ताकि उसको रिकॉर्ड कर सकें। अब जो लोग ये ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करते हैं उन्हें माइनर्स बोलते हैं। पर फिर अगला क्वेश्चन ये आता है कि आप या मैं बिटकॉइन माइन करेंगे क्यों? हमारा क्या फ़ायदा है इसमें? अगर पैसे राहुल और राज को भेजने हैं तो माइनर्स को क्या फ़ायदा होगा?
तो सतोशी नाकामोटो ने कहा जब भी कोई माइनर इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा एंड बिटकॉइन को ब्लॉकचेन पर स्टोर करेगा तो उसको एक ट्रांजैक्शन फीस मिलेगी, जैसे कि बैंक्स रखते हैं IMPS, RTGS या NFT के केसेस में। लेकिन माइनर्स को इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने में एक और इंसेंटिव जोड़ दिया गया विच इज़ बिटकॉइन सब्सिडी। मतलब ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने में उसे ट्रांजैक्शन फ़ीस के साथ साथ बिटकॉइन भी मिलेंगे। इससे बिटकॉइन दुनिया में सप्लाई में भी आते रहेंगे और माइनिंग करने के लिए लोगों को अच्छा इंसेंटिव भी मिलता रहेगा, जिससे और लोग इससे जुड़ते रहेंगे। अब सवाल ये था कि अगर बिटकॉइन माइनिंग करने से नए नए बिटकॉइन इस दुनिया में आते रहेंगे हमेशा, तो INR, USD या यूरो की तरह बिटकॉइंस की भी वैल्यू गिरती जाएगी बिटकॉइन दुनिया में आने से, या यूँ कहें ज़्यादा बिटकॉइन की सप्लाई होने से। ठीक वैसे ही जैसे पैसों की वैल्यू गिर जाती है और ज़्यादा मनी प्रिंट होने से। इसके लिए सतोशी नाकामोटो ने सबसे पहले तो बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड रख दी, विच इज़ 21 मिलियन या 2.1 करोड़ पर। मतलब इस दुनिया में सिर्फ 2.1 करोड़ ही बिटकॉइन हो सकते हैं मैक्सिमम। उन्होंने बिटकॉइन को भी गोल्ड जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए। मतलब क्योंकि इस दुनिया में गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड है, इसलिए आप 10 ग्राम सोने से जो चीज़ें पहले खरीद सकते थे, आज उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हो। गोल्ड की बाइंग पावर टाइम के साथ साथ बढ़ती आई है और पैसों की पावर टाइम के साथ साथ कम होती आई है। क्योंकि बिटकॉइन के कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल गोल्ड जैसे हैं, इसलिए इसे डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है। सतोशी नाकामोटो ने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ करी। उन्होंने बिटकॉइन माइनिंग के स्टार्टिंग इंसेंटिव को बहुत हाई रख दिया। मतलब जो लोग 2009 में बिटकॉइन माइनिंग करते थे, उन्हें 50 बिटकॉइन मिलते थे एज एन इंसेंटिव। सतोशी नाकामोटो ने ये इसलिए किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें एंड इसे अडॉप्ट कर सकें। लेकिन उन्होंने बिटकॉइन माइनिंग के इंसेंटिव को सेम नहीं रखा, बल्कि इसे बढ़ाया भी नहीं। उन्होंने हर कुछ सालों बाद इस इंसेंटिव को कम करते रहने का सोचा। जो इंसेंटिव 50 बिटकॉइन था 2008 में, वो रफली अगले 4 साल बाद यानी 2012 में 25 बिटकॉइन हो गया एंड रफली उसके अगले 4 साल बाद ये 2016 में 12.5 बिटकॉइन हो गया। अराउंड मई 2020 से ये इंसेंटिव 6.5 बिटकॉइन हो गया है। इस प्रोसेस को बिटकॉइन हार्विंग भी कहते हैं। ये बिटकॉइन हार्विंग मतलब बिटकॉइन का आधा होना एक्चुअली में हर 2,10,000 ब्लॉक्स के बाद होता है ब्लॉकचेन में, जिसे पहुंचने में इसे रफली 4 साल का टाइम लग जाता है। ये टाइम कैसे लगता है एंड कब तक ऐसे होते होते सारे बिटकॉइंस माइन हो जाएंगे, ये सब आप हमारी बिटकॉइन हार्विंग पर डेडिकेटेड वीडियो में समझ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सतोशी नाकामोटो ने ऐसा क्यों किया होगा। उन्होंने ये इसलिए किया ताकि सप्लाई एंड डिमांड को बैलेंस किया जा सके। अगर माइनर्स को सेम इंसेंटिव मिलता रहता या उनका इंसेंटिव 50 बिटकॉइन से ज़्यादा हो जाता या सेम भी रहता, तो भी बिटकॉइन की सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। मींस सप्लाई डिमांड से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती एंड फिर फिएट करेंसीज़ की तरह बिटकॉइन की वैल्यू भी गिर जाती। लेकिन सतोशी नाकामोटो ने बहुत ही स्मार्टली बिटकॉइन इंसेंटिव्स को टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही गोल्ड के केस में भी होता है। वक्त के साथ साथ दुनिया में छिपे हुए गोल्ड को माइन करना और मुश्किल होता जा रहा है एंड गोल्ड भी बहुत लिमिटेड है सप्लाई में, इसलिए उसकी वैल्यू भी टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती है। अब क्योंकि बिटकॉइन को बिल्कुल गोल्ड जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए गए, जैसे इसका सप्लाई में लिमिटेड होना, टाइम के साथ साथ इसकी वैल्यू का बढ़ना, टाइम के साथ साथ नए बिटकॉइन का माइनिंग डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ना, अर्ली माइनर्स को ज़्यादा इंसेंटिव मिलना, इसकी सप्लाई का कंट्रोल किसी भी सेंट्रल बॉडी के हाथ में ना होना, ऐसे ही
सभी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड भी बोला जाता है। तो आज ही हमने अपनी इस वीडियो में बिटकॉइन के बारे में बहुत कुछ जाना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो में आप किस टॉपिक पर हमसे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। थैंक यू।